तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का पाठ 1 जय परब्रह्म का टॉपिक आज का है आहार नाल मानव के पाचन तंत्र पढ़ेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और आपको अच्छा से समझा देंगे। आइए पहले समझेंगे मानव के आहार नाल। मानव के आहार नाल, उसके बाद पाचन पढ़ेंगे। तो देखिए मानव के आहार नाल, आहार नाल, मानव के आहार नाल, मानव के आहार नाल पढ़ेंगे। उसके बाद पाचन पढ़ेंगे। उसके बाद फिगर से कुछ क्वेश्चन समझेंगे। आइए पहले मानव के आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल में क्या होता है? पहले अंत ग्रहण होता है। अंत ग्रहण, अंत ग्रहण, अंत ग्रहण होता है। उसके बाद पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण, पहले अंतग्रहण होता है, उसका पाचन, उसका अवशोषण, उसका स्वांगीकरण, और फिर होता है बहिष्करण। बहिष्करण, इसी के माध्यम से भोजन का पूरा आहार नाल होता है। पहले अंतग्रहण होता है, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद बहिष्करण। अब अंतग्रहण क्या होता है? तो भोजन को आहार नाल में लेने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। लिखेंगे भोजन को आहार नाल में, आहार नाल में, भोजन को आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया, भोजन को आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया अंतग्रहण कहलाता है। अंत ग्रहण कहलाता है। तो भोजन को आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। जब भोजन पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा? पाचन। तो पाचन का लिखेंगे, इसको भी समझ लेंगे। पाचन तो कहता है ठोस जटिल, लिखेंगे ठोस जटिल एवं अन्य अघुलनशील भोजन को एंजाइम द्वारा पाचन, भोजन को एंजाइम द्वारा पाचन, एंजाइम द्वारा पाचन, एंजाइम द्वारा पाचन, एंजाइम द्वारा पाचन। दो हो गया। पहले हम अंतग्रहण करेंगे, भोजन को आहार नाल में पहुंचाएंगे। उसके बाद पाचन क्या करता है? ठोस जटिल अन्य अघुलनशील भोजन को एंजाइम द्वारा पाचन करता है। क्या करते हैं? जैसे अधिक मात्रा में हम, जैसे मान लीजिए मटन खा लिए या चिकन खा लिए या अधिक मात्रा में ठोस वाला भोजन कर लिए, तो उसको पाचन एंजाइम द्वारा होता है। और उसके बाद जब पाचन हो जाता है तो अवशोषण होता है। अवशोषण किसको भी पहले समझेंगे। अवशोषण क्या होता है? तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए खाद्य पदार्थ, लिखेंगे कोशिकाओं द्वारा पचे हुए खाद्य पदार्थ। अच्छा से समझ। अब क्या होता है? अवशोषण पढ़ेंगे। अवशोषण में क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा पाचन हो जाता है विभिन्न एंजाइम के माध्यम से। अब क्या होता है? अवशोषण कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को क्या करता है? जब पूरा अच्छी तरह से भोजन पाचन हो जाता है तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को भीतर सोख लेता है। भोजन को भीतर सोख लेने की प्रक्रिया, सोख लेने की प्रक्रिया और अब समझ गए क्या करता है कि अवशोषण होता है। तब कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को भीतर सोख लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अवशोषण। अच्छा से समझिए, एकदम अच्छा से समझिए। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को भीतर सोख लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अवशोषण। और स्वांगीकरण क्या होता है? कोशिकाओं तक के भीतर। अब समझेंगे स्वांगीकरण। तो कोशिकाओं के भीतर
भीतर। अब क्या करता है कि स्वर्गीकरण में कि कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन को, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को जीव द्रव में, जीव द्रव में संश्लेषण करने की प्रक्रिया, जीव द्रव में जैसे सोख लेता है संश्लेषण करने की प्रक्रिया। तो कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन को जीव द्रव में संश्लेषण करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है? स्वर्गीकरण। पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे तो आहार नाल में पहुँचेगा। उसके बाद जब हम अधिक मात्रा में ठोस मटन खा लेते हैं तो क्या होता है, अघुलनशील भोजन को एंजाइम द्वारा पाचन होता है। जैसे आगे पढ़ेंगे सी रेनिन लाइपेज माइलेज। अब क्या कर रहा है कि अवशोषण होता है, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को भीतर सोख लेने की प्रक्रिया, उसके बाद बोलेंगे कि स्वांगीकरण। तो कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन को जीव द्वारा में संश्लेषित करने की प्रक्रिया क्या होता है? स्वांगीकरण। अब पढ़ेंगे बहिष्करण। अपचित भोजन। अब देखो बहिष्करण किस तरह होता है। तो अपचित बिना पचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन, अपचित भोजन या बिना पचा हुआ भोजन को मल के द्वारा, भोजन को मल के द्वारा गुदा के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया, अब समझिए। पहले हम अन्न ग्रहण कर लिए तो भोजन को आहार नाल में पहुँचने की प्रक्रिया को अन्न ग्रहण। उसके बाद पाचन, ठोस जटिल अन्य अघुलनशील भोजन को एंजाइम द्वारा पाचन। उसके बाद अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को भीतर सोखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अवशोषण। अब वो स्वर्गीकरण, अब वो भीतर सोख लेता है तो उसको जीव द्रव में स्वर्गीकरण के माध्यम से क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, जीव द्रव में संश्लेषण करने की प्रक्रिया। उसके बाद बहिष्करण। अपचित भोजन, जैसे मान लीजिए हम आलू को छील कर खा लिए अधिक मात्रा में, ये जैसे मान लीजिए कि मिर्चा के बिया खा लिए, तो अपचित भोजन यानी बिना पचा भोजन को मल के द्वारा या गुदा के माध्यम से बाहर निकलने की प्रक्रिया। इसे ये हो गया मानव के आहार नाल। अब पढ़ेंगे कि अब लिखेंगे मानव के अब पढ़ेंगे मानव के अब देखिए, अब आप मानव के आहार नाल समझ गए। अब पाचन तंत्र, इसके बारे में समझेंगे। पाचन तंत्र लिखेंगे, पाचन तंत्र। जब पाचन प्रक्रिया होता है दो माध्यम से होता है। एक होता है कि मुख्य गुहा ग्रास में जाता है, लेकिन कुछ पाचन ऐसा होता है कि एंजाइम द्वारा होता है, ग्रंथि द्वारा होता है। तो पाचन दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार के माध्यम से होता है। पहले आहार नाल द्वारा और इसके माध्यम से लिखेंगे आहार नाल द्वारा। और उसके बाद होता है दूसरा क्या होता है? पाचन ग्रंथि द्वारा। तो पाचन दो प्रकार का होता है। एक पाचन ग्रंथि द्वारा, यहाँ बताइए दिए हैं, ठोस जटिल अन्य अघुलनशील पदार्थ को क्या करता है? पाचन ग्रंथि। आहार नाल द्वारा। आहार नाल में पहले होता है मुख्य गुहा, उसके बाद होता है मुख्य गुहा होता है। उसके बाद क्या होता है? ग्रास नाली, मुख्य गुहा, ग्रास नाली। उसके बाद क्या होगा? पहले मुख्य गुहा होगा और ग्रास नाली होगा। उसके बाद आमाशय, पेट में जाता है
अमाशय, अमाशय, मुख्य गुहा ग्रास नली अमाशय। उसके बाद क्या होता है? छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद होता है छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद क्या होता है? बड़ी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद एक और लिख लीजिए, मलाशय या रेक्टम होता है, तो मलाशय लिखेंगे, जिसके माध्यम से मल का होता है बाहर निकलता है, मल जमा रहता है, तो मलाशय, मलाशय। और पाचन ग्रंथि में होता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लिखेंगे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि पेट से निकलता है। उसके बाद लिखेंगे अग्नाशय, उसके बाद यकृत लिखेंगे, पहले लिखेंगे यकृत, यकृत हो जाने के बाद तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, यकृत के बाद क्या होगा? यकृत के बाद लिख लो अग्नाशय, उसके बाद आंत, अग्नाशय, अग्नाशय, उसके बाद हो जाएगा आंत, आंत, आंत ग्रंथि। तो समझ गए कि पहले मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। पाचन ग्रंथि में होता है लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, आंत ग्रंथि। और मुख का क्या कार्य है? और मुख क्या करते हैं? तो भोजन का पचन आरंभ कहाँ से होता है? भोजन का पचन आरंभ, पचन आरंभ, आरंभ होता है। कोई पूछेगा कि भोजन का पचन कहाँ से आरंभ होता है? भोजन का पचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुंह से, मुंह से। भोजन का पचन कहाँ से आरंभ होता है? मुंह से, ग्रास नली, ग्रास नली, मुंह से भोजन का पचन आरंभ होता है, और ये ग्रास नली, ग्रास नली। इसमें किसी प्रकार कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। उसके बाद जानेंगे आमाशय। तो आमाशय से एक खास बात याद रखना है कि प्रोटीन का पचन आमाशय से शुरू होता है, प्रोटीन का पचन आरंभ। कोई पूछेगा कि प्रोटीन का पचना कहाँ से आरंभ होता है? आमाशय से। और भोजन का पचना तो मुंह से, याद रखना। छोटी आंत, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यह आहार नाल का सबसे लंबा यानी पाचन का सबसे लंबा भाग है, लेकिन पाचन का, पाचन का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन होता है। और समझ अब लिखेंगे बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में केवल याद रखना जल का अवशोषण यानी पैखाना का निर्माण होने की प्रक्रिया। लेकिन बड़ी आंत में जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, अवशोषण, जल का अवशोषण। मलाशय, तो इसके माध्यम से क्या होता है? इसमें मलाशय में क्या होता है? मल जमा हो जाता है, क्योंकि मल जमा हो जाता है, मल जमा हो जाता है, मल जमा होता है। और इसके आगे पढ़ेंगे मुख्य गुहा के 3 भाग होता है। एक भी टोपी नहीं छूटेगा, आप अच्छा से समझिए, एक भी टोपी नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छोड़ेंगे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन होगा पूरा बता देंगे। बायोलॉजी के निचोड़ यहाँ दिया है मुख्य। अब मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा के 3 भाग होता है, मुख्य गुहा के 3 भाग होता है, मुख्य गुहा के 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। मुख्य गुहा के 3 भाग होता है, तीनों भाग के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। मुख्य गुहा का भाग होता है 3 भाग। मुख्य गुहा के कितने भाग? 3 भाग। दांत, दांत होता है, जीभ होता है और लार होता है। तो लिखेंगे दांत, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत, दांत जितना क्वेश्चन बनेगा दांत को पूरा बनाएंगे। दांत, दांत से संबंधित प्रश्न, दांत से संबंधित प्रश्न। तो दांत के अध्ययन में किसको करते हैं? दांत के अध्ययन किसमें करते हैं? दांत के अध्ययन को
दांत, दांत के अध्ययन, दांत के अध्ययन, दांत के अध्ययन कितने पढ़ते हैं हम? डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट। कोई पूछेगा मान लो दांत तुम्हारा खराब हो गया है, कोई पूछेगा दांत का अध्ययन किसमें होता है? डेंटोलॉजिस्ट, 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 लॉजिस्ट, दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट, दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजिस्ट। और क्वेश्चन का पूछेगा कि दांत के चमकीला भाग को क्या कहते हैं? दांत के चमकीला भाग को क्या कहते हैं? दांत के चमकीला भाग को, चमकीला भाग को क्या कहते हैं? दांत के चमकीला भाग को डेंटाइन, क्या कहते हैं? डेंटाइन, डेंटाइन या इनामेल, इनामेल। दांत के चमकीला भाग क्या कहता है? इनामेल, इनामेल। दांत के चमकीला भाग क्या कहता है? इनामेल। दांत के चमकीला भाग क्या कहता है? इनामेल। दांत के चमकीला भाग क्या कहता है? इनामेल, इनामेल, इनामेल। आप पूछेगा दांत के को डेंटोलॉजी। और दांत के शरीर के सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? ये भी समझिए। शरीर का सबसे कठोरतम भाग का, सबसे कठोरतम भाग, सबसे कठोरतम भाग, कठोरतम भाग इनामेल भाग क्या होता है? इनामेल, इनामेल। शरीर का कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल। चमकीला भाग इनामेल, कठोरतम भाग इनामेल। अध्ययन डेंटोलॉजी। और क्वेश्चन पूछ होता है कि दांत का अधिकांश भाग बना होता है कैल्शियम। दांत का अधिकांश भाग किसे बनाता है? तो लिखेंगे दांत का अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग बना होता है, भाग बना होता है, दांत का अधिकांश भाग बना होता है। दांत का अधिकांश भाग किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से, याद रखिए। हड्डी भी कैल्शियम फास्फेट से, दांत का अधिकांश भाग कैल्शियम फास्फेट। लेकिन यहाँ कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। दांत का अधिकांश भाग किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट। दांत का अधिकांश भाग कैल्शियम फास्फेट। अब दांत, हमारे जीवन में दांत कितने बार विकसित होता है? लेकिन हमारे जीवन में दांत, हमारे जीवन में दांत कितने बार विकसित होता है? कितने बार विकसित होता है? विकसित होता है तो 2 बार। हमारे जीवन में दांत 2 बार विकसित होता है। अब दांत, कुल दांत कितना होता है मानव शरीर में? एक मानव में कुल दांत कितना होता है? कुल दांत, मानव में कुल दांत कितना होता है? कुल दांत कितना होता है? कुल दांत, कुल दांत कितना होता है? तो होगा 32 गो। दूधा दांत कितना होता है मानव में? दूधा दांत कितना होता है? 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 तो हो जाएगा 20 गो। 20 गो जो टूट के दोबारा जमता है। चौहू जमता है, जो उम्र 25 वर्ष का होता है तो चौहू जमता है। तो दांत के समझिए, क्वेश्चन समझिए। अब दांत के प्रकार कितना होता है? दांत 4 प्रकार का होता है। दांत 4 प्रकार का होता है। दांत 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होता है। दांत 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होता है। एक नंबर होगा, दांत 4 प्रकार का होता है, समझिए। चौड़क, चौड़क, चौड़क और चौड़क, और चौड़क, चौड़क और चौड़क, कृंतक, रदनक, रदनक। तो चौड़क, अग्र चौड़क, कृंतक, रदनक। अब इसका कार्य क्या है? यही 4 प्रकार का दांत होता है, कृंतक, रंधक, चौड़क, अग्र चौड़क। अब कृंतक क्या करता है? कृंतक तो ये अगला भाग होता है, काटने का काम करता है। कृंतक क्या करता है? तो इसके कार्य क्या होता है? तो कृंतक क्या होता है? कृंतक काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। कृंतक काटने का कार्य करता है। अगला कृंतक काटने का नहीं। रंधक,
फाड़ने का काम करता है, फाड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है। कृंतक काटने का, रत्न फाड़ने का, या अग्र चौड़क चौड़क पीसने और चबाने का कार्य करता है। दोनों एक ही काम है, पीसने एवं चबाने का कार्य, चबाने का कार्य, पीसने चबाने का कार्य। तो कृंतक काटने कार्य, कृंतक काटने कार्य, रत्न फाड़ने कार्य, और चौड़क अग्र चौड़क पीसने एवं चबाने का कार्य करता है। दोनों सेम काम करता है। और इसके बाद पढ़ेंगे जीव। जीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीव, ये दांत हो गया, ये जीव हो गया, ये लार। जीव के बारे में पढ़ेंगे। दिया है जीव, तो जीव के बारे में, जीव एक मांसल संरचना है। जीव क्या है? एक जीव एक मांसल संरचना है, मांस के अतिरिक्त। लेकिन जीव एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना है, संरचना है। जीव एक मांसल संरचना होता है, जीव जिसके द्वारा स्वाद पता लगाया जाता है, स्वाद का। तो जीव के बारे में पढ़ेंगे। जीव एक मांसल संरचना है जिसके द्वारा स्वाद पता लगाया जाता है, जीव बनाएंगे। मान लीजिए ये जीव है, जीव एक मांसल, ये अग्र भाग है, ये मीठा पता करता है, मीठा भाग पता करता है। ये नमकीन, दोनों साइड अरिया नमकीन, नमकीन, ये दोनों को नमकीन होता है, नमकीन का पता। क्वेश्चन पूछेगा कि जीव का अग्र भाग में किसके पास होता है, तो मीठापन बताता है। साइड वाला भाग नमकीन, एक होता है, तो वो साइड वाला भाग पूछेगा तो नमकीन होगा। और ये यहाँ बाएं पक्ष, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा खट्टा, हो जाएगा खट्टा, ये दोनों हो जाएगा खट्टा, खट्टा का। ये बीच वाला भाग हो जाएगा, जब ये बचा है, ये तीखा या कड़वा, तीखा या कड़वा, कड़वा का पता लगाता है। अब बीच वाला भाग किसी प्रकार का नहीं, कोई स्वाद को पता नहीं चलाता है, कोई स्वाद का पता नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। तो अग्र भाग मीठा, साइड वाला भाग नमकीन, बीच वाला का कोई भी स्वाद नहीं होता है, पीछे से साइड वाला खट्टा हो जाएगा, ये तीखा या कड़वा होता है। अब पढ़ेंगे लार। अब लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लें कि लार ग्रंथि क्या होता है। तो लार ग्रंथि या इसका भी 3 भाग होता है, इसका 3 भाग होता है, इसका 3 भाग होता है। कोई पूछेगा लार ग्रंथि कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। तीनों का नाम लिखेंगे, तीनों का नाम लिखेंगे। तो सब मैंडिबुलर तो हल्का होता है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लिखेंगे, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर होता है। किसके पास होता है, सब मैंडिबुलर होता है, ये जबड़ा के पास होता है, ये जबड़ा के पास होता है, जबड़ा के पास। याद रखना, छोटा सा जानकारी है, ये याद रखना। तो सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, जबड़ा के पास। उसके बाद होता है सबलिंगुअल, 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 सबलिंगुअल। तो सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये कहाँ होता है, तो ये ज़्यादा ये भी याद रखना। सब मैंडिबुलर होता है जबड़ा के पास, लेकिन सबलिंगुअल कहाँ होता है, तो सबलिंगुअल होता है गाल के पास, गाल के पास होता है। ये कहाँ होता है, गाल के पास, गाल के पास, गाल के पास। तो सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तो सब मैंडिबुलर जबड़ा के पास, सबलिंगुअल गाल के पास। और एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड,
पैरोटिड, पैरोटिड होता है, एक होता है पैरोटिड। तो पैरोटिड क्या होता है, तो यह कान के पास होता है। पैरोटिड कहाँ होता है, कान के पास, कान के पास होता है, कान के पास होता है, कहाँ होता है, कान के पास। तो पैरोटिड कहाँ होता है, कान के पास। तो लाल ग्रंथि तीन भाग होता है, सबमैंडिबुलर जबड़ा के पास, सबलिंगुअल गाल के पास, पैरोटिड कान के पास। लेकिन ये खास बात ये भी याद रखना, सांप के जहर में कौन ना होता है, तो पैरांडिबुलर। सांप के जहर में, सांप के जहर में पैरोटिड, सांप के जहर में कौन ला, पैरोटिड। तो लास्ट तीन भाग होता है, इसका तीन भाग होता है, जो गाल के पास होगा, जो जबड़ा के पास होगा, सबमैंडिबुलर गाल के पास होगा, सबलिंगुअल, और जो कान के पास होगा वो होगा पैरोटिड, जो सांप के जहर में काम करता है। तो हम समझ गए। अब आगे अब अगला पढ़ेंगे। अब अगला है, आइए अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, वही समझिए अच्छी से। तो मुख्य गुहा पढ़ लिए, और पढ़ेंगे ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली। मुख्य गुहा का पूरा भाग पढ़ लिए हैं, और पढ़ेंगे ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या करता है कि यह भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है। तो ग्रास नली का यह मुख्य गुहा से, यह मुख्य गुहा से, मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है, आमाशय की ओर, आमाशय की ओर, आमाशय की ओर ले जाता है, ले जाता है। तो ग्रास नली यह क्या करता है कि यह मुख्य गुहा से, यह मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है। ग्रास नली क्या करता है कि यह मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है। और ग्रास नली में काम पाचन की क्रिया नहीं होता है, ये भी ये लिख लेंगे, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है, पाचन की क्रिया नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता है, केवल नली है, इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन ग्रास नली की दीवार में, ग्रास नली की दीवार में देखेंगे, ग्रास नली की दीवार में, ग्रास नली के दीवार में, के दीवार में, और समझिए ग्रास नली के दीवार में कंपानुकुचन गति, कंपानुकुचन गति, कुचन गति, कपास की दीवार में कंपानुकुचन गति होता है, कंपानुकुचन गति होता है। तो ग्रास नली की दीवार में कौन सा गति होता है, कंपानुकुचन गति होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ग्रास नली में कंपानुकुचन गति होता है, लेकिन ग्रास नली में एपिग्लोटिस होता है, लिखेंगे यहाँ अति महत्वपूर्ण है। ग्रास नली में, ग्रास नली में एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, पाया जाता है, एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, जो भोजन को, जो भोजन को श्वास नली में, श्वास नली में, तो ग्रास नली में एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, जाने से रोकता है, रोकता है। अब समझिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रास नली, इसमें पाचन नहीं होता है, यह मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है, भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय की ओर ले जाता है। ग्रास नली पाचन क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली की दीवार में कंपाकुचन गति होता है। ग्रास नली में एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और पढ़ेंगे आमाशय, आमाशय पढ़ेंगे।
ग्रास का लिखोगे और पढ़ेंगे अमाशय, अमाशय। कोर्स में लिखेंगे पीठ, अमाशय कोर्स में लिखेंगे पीठ। और भी पीठ क्या होता है अमाशय। अमाशय जितना क्वेश्चन पड़ेगा उसको आज बारी बारी से समझेंगे। देखिए पहले क्या करता है, अमाशय से एसिड हार्मोन निकलता है। तो अमाशय से कौन हार्मोन निकलता है, अमाशय से कौन हार्मोन निकलता है, हार्मोन। तो HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसका कार्य क्या है, तो भोजन को मुलायम और बारीक बनाने का कार्य होता है। अमाशय का आकार कैसा होता है, अस्तंभकार। अमाशय का आकार, अमाशय का आकार कैसा होता है, अमाशय के कौन सा HCl निकलता है जो भोजन को मुलायम और बारीक बनाता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। लेकिन अमाशय का दीवार बना होता है, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अमाशय का दीवार बना होता है, अमाशय का दीवार बना होता है, दीवार बना होता है। अमाशय का जो दीवार होता है वो स्तंभकार ऊतक का बना होता है, याद रखना, स्तंभकार ऊतक, स्तंभकार ऊतक का। तो अमाशय का दीवार किससे बना होता है, स्तंभकार ऊतक का। तो अमाशय से क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय से कौन हार्मोन निकलता है, तो HCl। अमाशय का दीवार किससे बना होता है, तो स्तंभकार ऊतक का, स्तंभकार ऊतक का। भोजन यहाँ लिखेंगे अमाशय में ये भी एक बात याद रखिए कि अमाशय में भोजन का विश्राम होता है 3 से 4 घंटा। लिखेंगे अमाशय में भोजन का, अमाशय में भोजन का विश्राम होता है 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा। तो अमाशय में भोजन का विश्राम माने स्टॉप होता है 3 से 4 घंटा। भोजन का होता है। अब पेप्सिन अमाशय से, इसे अमाशय से लिखेंगे, अमाशय से पेप्सिन हार्मोन निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो अमाशय से पेप्सिन हार्मोन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन एक बात और याद रखना, अमाशय से जठर रस निकलता है, 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 ये भी याद रखना। लेकिन इसका कार्य क्या है, तो भोजन को मुलायम, कौन पूछेगा HCl का कार्य क्या है, HCl का कार्य भी है, इसलिए इसको समझा देते हैं। तो HCl का कार्य क्या है, देखिए इसमें ये अमाशय से HCl हार्मोन निकलता है, अमाशय का दीवार बना होता है तो स्तंभकार ऊतक का। अमाशय में भोजन का विश्राम 3 से 4 घंटे होता है। अमाशय में पेप्सिन हार्मोन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में जठर रस निकलता है। लेकिन HCl से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि HCl का कार्य क्या है। तो HCl का करता है भोजन को मुलायम में बारीक बनाता है। इस कार्य यह भोजन को मुलायम एवं बारीक बनाता है। कौन, अमाशय। अमाशय में HCl हार्मोन निकलता है जो भोजन को मुलायम और बारीक बनाता है। भोजन को अम्लीयता बनाता है, भोजन को बार बार पूछता है कि HCl का कार्य तो यही लिखेंगे, यह भोजन को मुलायम और बारीक बनाता है और यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ये इतना याद रखना।
इसके गाड़ी भोजन को उम्मीदवार बनाता है। तो ये होगा आमाशय। आमाशय जितना क्वेश्चन पूछेगा सब यहाँ लिख दिए हैं, चाहे आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही है, इस तरह किताब में नहीं मिलेगा, आपको हम बारीकी से बता रहे हैं। और पढ़ेंगे इसके आगे छोटी हथ, पढ़ेंगे छोटी हथ, छोटी हाथ, छोटी हाथ, और पढ़ेंगे छोटी हाथ। तो छोटी हाथ क्या है, तो यह पूर्ण पतन होता है। इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे कि छोटी हाथ क्या है। तो इसमें भोजन का पूर्ण पतन होता है, देखेंगे इसमें भोजन का पूर्ण पतन होता है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है, पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी भोजन का पूर्ण पतन कहाँ होता है, छोटी हाथ में, छोटी हाथ में। पाँचवा भोजन का अवशोषण भी छोटी हाथ में होता है। पाँचवा भोजन का अवशोषण, पचा हुआ भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, अवशोषण। अच्छा, भोजन का अवशोषण होता है छोटी हाथ में, छोटी हाथ में, छोटी हाथ में। तो भोजन का अवशोषण क्या होता है, छोटी हाथ में। तो इसमें पहले पूछेगा कि छोटी हाथ में भोजन का पूर्ण पतन किस हाथ में होता है, छोटी हाथ में। पाँचवा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी हाथ में। अब कहेगा यह सबसे छोटी हाथ, यह सबसे लंबा भाग है, यह सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। छोटी हाथ यह सबसे लंबा भाग है, ये भी याद रखना है। इसकी लंबाई कितना होता है, तो 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर होता है। याद रखना 6 से 8 मीटर। इसमें छोटी हाथ, इसमें छोटी हाथ होता है। इसमें ये भी याद रखना है कि छोटी हाथ जो होता है तो खूब इसमें हार्मोन भी निकलता है। माल्टोज, ये क्या करता है कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इसमें होता है माल्टोज, सुक्रोज, याद रखना माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज भी इसमें पाया जाता है। और पढ़ेंगे बड़ी हाथ पढ़ेंगे, बड़ी हाथ। जानवर करते हैं कि भोजन का पाचन बड़ी हाथ में नहीं होता है। बड़ी हाथ होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसलिए यहाँ इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। इसमें जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। इसमें जल का अवशोषण होता है, लेकिन इसमें प्यास का केंद्र होता है। बड़ी हाथ के 3 भाग होता है, बड़ी हाथ के 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। और पूछा कि बड़ी हाथ के कितने भाग होता है, 3। सिक्कम, कोलम, मलाशय, तीनों लिखना है। सिक्कम पूछता है परीक्षा में कि सिक्कम किसका भाग है, तो लिखेंगे बड़ी हाथ। तो इसलिए ये समझ लेंगे कि 3 भाग होता है। तो सिक्कम, कोलम, उसके बाद मलाशय। तो बड़ी हाथ के 3 भाग सिक्कम, कोलम, मलाशय। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बड़ी हाथ से, मानव पूंछ अपेंडिंग कहाँ लगा होता है, मानव पूंछ अपेंडिंग मानव पूंछ अपेंडिंग लगा होता है,
बड़ी आंत में कहाँ लगा होता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ये सब क्वेश्चन है बड़ी आंत में। इसी के माध्यम से सिकम खोला मलाशय, इसके माध्यम से अनाज के बाद हमारा क्या होता है अपचा भोजन बाहर निकले था। इसी तरह हम पाचन के पूरा प्रक्रिया समझ लिए और इसके अगला टॉपिक है जो अगला चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए